Hello, dear learners. Hope you are doing well. So, as the promises continued, we are going to do the paper of February 2013 of history. Yes, the paper 2. And I know there are no answers anywhere available of these questions. Also, no YouTube channel has ever touched these pages or these papers because they are so complicated papers. कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर्स कहीं मिलेंगे ही नहीं. इतना ढूंढना पड़ता है, इतना ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, तब भी आपको आंसर सेटिस्फाइड नहीं मिलेंगे. बट स्टिल टुडे आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर्स and to give the best content. So here, without wasting much of our time, we will be cutting short the video and doing it very fast because the exam is approaching really soon. And yes, इसमें से भी क्वेश्चंस थे जो लेटर मतलब जो 2021 वाले पेपर्स में रिपीट हुए थे. तो आप थोड़ा सा कॉन्शियसली इन वीडियोस को देखो और हर वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करो, क्योंकि मैं आपको गारंटी देती हूँ एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे रहेंगे कि ये आपने सॉल्व किए हुए हैं, पहले ही आप देखे हुए हैं पूरे पेपर्स में. आप लिख कर ले लो मेरी बात, ठीक है. 50 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के लिए पेपर है. हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली पेपर स्टार्ट करेंगे. जैसे आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, let's get started. The very first question, which of the following metals was not known to Indus Valley people? Indus Valley people को कौन सा ऐसा मेटल था जो पता नहीं था? टीन, ब्रॉन्ज, आयरन, कॉपर. तो उनको आयरन पता नहीं था. वो तो खुद एक कॉपर एज में आए थे, चालकुलिथिक एज में थे, बट उन्हें कॉपर आयरन के बारे में पता नहीं था. आयरन एज उसके बाद में आई थी. यस, आयरन एज लास्ट एज रहती है स्टोन एज की और वो एंड में आई थी. सो सेकेंड, द वैदिक टर्म जना रेफर्स टू. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. द वैदिक टर्म जना रेफर्स टू ट्राइब. ये ऐसे लोग रहते थे जो एक शेयर्ड एंसेस्टरी थी उनकी, मतलब कि उनका वंशज सेम रहता था और वो लोग साथ में रहते थे. 3, पावा द प्लेस वेयर महावीरा डाइड इज इन. पावापुरी, महावीरा की डेथ कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी. ओके, ये पूरी पावापुरी है और ये बिहार में है. और जो पावा जहाँ पर बुद्धिज़्म का बुद्धा ने लास्ट मील ली थी, वो पावा यूपी में है. ये वाला यूपी में है जो बुद्धा की लास्ट मील थी. फिर वो कुशीनगर गए थे और वहीं पर उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था. ठीक है, ये पावापुरी है. आगे कभी कोई एग्जाम में आए तो ध्यान में रखना, पावापुरी. ठीक है. आगे फोर्थ, हु इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया द कॉइन्स विथ नेम्स एंड पोर्ट्रेट्स. ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? हमें बहुत अच्छे से पता है, ये इंडो ग्रीक्स थे जो कि कुषाण रूलर्स थे. कनिष्क के कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इनफैक्ट उनसे पहले भी जो थे उनके भी कॉइन्स काफ़ी फेमस थे. इंडो ग्रीक्स, कुषाण रूलर्स. आगे फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड नॉट शेयर द तमिल कंट्री ड्यूरिंग संगम एज. ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जो नहीं एग्जिस्ट करती थी संगम एज के टाइम पे? तो वो थी पल्लवा डायनेस्टी. यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी पल्लवा डायनेस्टी. वो इसके बाद में आए थे. और पल्लवा मतलब संगम एज जो बिफोर क्राइस्ट हुआ था, और पल्लवा डायनेस्टी थी थर्ड सेंचुरी से लेकर तो 6th सेंचुरी तक. ठीक है, इसी पेपर में आगे हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर. तो ये पंड्या, चेरा और चोला एग्जिस्ट करते थे तब. 6th, पॉइंट आउट द राइट चॉइस बेस्ड ऑन इवोल्यूशन ऑफ चैत्य आर्किटेक्चर. मैंने आपको बोला था ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मिलते ही नहीं है जल्दी. जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था बट मैंने आंसर मैंने आंसर डी कंसिडर किया है. सबसे पहले पिथल कोरा लिया है क्योंकि वो 3rd सेंचुरी वाला था. उसके बाद में भरहुत लिया है, वो भी 3rd सेंचुरी में ही था बट अशोका के टाइम पर उसका थोड़ा सा पार्ट 2nd सेंचुरी में बताया गया है. BC, ये सारे BC में चल रहे, बिफोर क्राइस्ट चल रहे हैं. और फिर कार्ले भी 2nd सेंचुरी में हुआ था, तो इसीलिए वो भी BC में, 2nd सेंचुरी BC. और सांची तो 3rd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी AD तक उसका काम चल रहा था, वो इवॉल्व हो रहा था. इसीलिए मैंने इस वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. अगर आपको पता होगा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज तो आप भी शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आगे 7th, मैच द फॉलोइंग. अश्वघोषा, कालिदास, जयदेव, जगन्नाथ पंडित. और उनके बुक्स है रघुवंशम, मीर्य चटिका, बुद्धचरिता, भमिनी विलासा एंड गीत गोविंदा. सो सबसे पहले तो अश्वघोषा का बुद्धचरिता हमने लास्ट पेपर जो अभी मैंने अपलोड किया है उसमें ही डिस्कस किया था, जो नवंबर 2013 का था. उसमें डिस्कस किया था कि अश्वघोषा ने बुद्धचरिता लिखी है. तो 1 का सी
देन कालिदासा का रघुवंशा, जयदेव ने गीता गोविंदा लिखा है, और जगन्नाथ पंडित का है क्या है, 4th का डी। ये तो हमारा आंसर क्या है 7th का सी, ऑप्शन सी। ठीक है। हिपैलस मीन्स मॉनसून विंड्स। हिपैलस मीन्स मॉनसून विंड्स। हिपैलस एक ग्रीक नेविगेटर थे जिन्होंने साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स का डिस्कवरी किया था जब वो इंडिया आ रहे थे, तभी 45 एडी में किया था। और प्लिनी द एल्डर थे जिन्होंने ये क्लेम किया था कि हिपैलस ने ही मॉनसून विंड्स डिस्कवर की है, एंड इसीलिए उन मॉनसून विंड्स का नाम हिपैलस है। हिपैलस एक ग्रीक नेविगेटर थे। यस, जो अरब्स आते थे बट उन्हें पता नहीं था कि ये मॉनसून विंड्स क्या होते हैं वगैरह, बट हिपैलस ने ये चीज़ डिस्कवर की थी एंड फिर उन्होंने इजी वे में इंडिया को आने का तरीका बताया था। 9th, द कैपिटल सिटी ऑफ पल्लवा किंगडम वॉज कांचीपुरम। पल्लवा का कैपिटल क्या है, कांचीपुरम। सी, मैंने आपको बोला था ना, एक्चुअली 275 से लेकर 897 मतलब कि टोटल 900 तक, तो 3 से लेकर तो 9th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया है। ओके, आगे 10th, खारावेला हीव्ड आउट अ नंबर ऑफ केव्स इन द हिल ऑफ खंडागिरी। उदयगिरी और खंडागिरी हिल्स जो कि हमारे प्रेजेंट डे ओडिशा में है, कलिंगा एरिया में। अभी कौन सी सिटी है, भुवनेश्वर है, वहाँ पर वहीं पर है खंडागिरी हिल्स। तो वो खारवेला ने किया था, बनाए हुए थे हिल्स वो। टोटल 15 केव्स बनाए थे, और वो जैन फेथ को बिलोंग करते हैं। हाँ, वहीं पर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी है, एंड ये प्लेस काफ़ी अच्छी है। कभी अगर मौका मिले तो डू विजिट। 11th, इंस्क्रिप्शन एट आईहोल इन्फॉर्म अस अबाउट द डिफीट ऑफ हर्षवर्धन बाय पुलकेशिन II। ऑप्शन है, कंफ्यूज मत होना, मुझे भी हुआ कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। आईहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखी थी, रवि कीर्ति ने लिखी थी, एंड डिफीट ऑफ हर्षवर्धन बाय पुलकेशिन। ठीक है, हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन ने, उसके बारे में दिया गया है। और ये बैटल कहाँ हुआ था वैसे, नर्मदा रिवर पर हुआ था। कौन से, 618 में, 618 AD। फिर आगे बढ़ेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ट्रेडिशन वो हैड यपनिया सेक्ट। यपनिया सेक्ट किस रिलीजन से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है जैनिज्म से, और ये अभी एक्सटिंक्ट है, अभी तो फाइन नहीं मिलेगा नहीं आपको ये वाला सेक्ट, बट ये था वेस्टर्न कर्नाटक में। और इसके बारे में कैसे पता चला था, एक इंस्क्रिप्शन से, जो मृगेश्वरम किंग थे, खंडबा किंग थे, जो कर्नाटक में प्रेवलेंट थे। उन्होंने डोनेशन किए थे कुछ ग्रांट टू दिस सेक्ट। उन्होंने कुछ डोनेशन किया था जैनास को भी, और उसी के इस सेक्ट को भी उन्होंने ग्रांट्स दिए थे। तो इस वजह से हमें पता है, उस इंस्क्रिप्शन की वजह से। कौन थे वो किंग, हम उनका नाम लिख लेंगे, मृगेशवर्मन। कदंबा किंग थे ये, कदंबा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। 30th, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वॉज नॉट कनेक्टेड बाय लैंड रूट्स फ्रॉम इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया कहाँ था, इजिप्ट। ये है इजिप्ट में, और ये इजिप्ट में कौन से वाले इजिप्ट में, ये अफ्रीका का जो इजिप्ट है वहाँ पर है ये। हाँ, एशिया में जो इजिप्ट आता है उसमें नहीं, अफ्रीका और एशिया का इजिप्ट सेपरेटेड है, एक गल्फ के थ्रू, गल्फ से सेपरेटेड है, बीच में आता है वो अपना सीज कैनाल आता है ना, और रेड सी वाला, तो उसके थ्रू सेपरेटेड है, इसीलिए ये लैंड रूट से कनेक्टेड नहीं है। बाकी जो है ये सूजा, परसेपोलिस और सेल्यूसिया, ये सारे सूजा और परसेपोलिस ना ईरान में आता है, और सेल्यूसिया इराक में आता है। ये इराक में आता है और ये ईरान के है। ये सारे एंशिएंट टाउन्स है, एंशिएंट सिटीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 14, हु ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड इंडियन कल्चर इन कंबोडिया। इंडियन कल्चर इन कंबोडिया, ये है कौंडिन्य, जो कि एक ब्राह्मण थे। उनकी शादी हुई थी ड्रैगन किंग के बेटी से,
मतलब जो प्रिंसेस थी उनसे शादी हुई थी और उन्होंने डाउरी में लिया था कंबुजा। कंबुजा जो है अभी जो काफ़ी फेमस प्लेस है, एंशियंट सिटी कंबोडिया की, वो उन्हें डाउरी में मिली थी। ये ब्राह्मण है कौंडिन्य और इन्होंने शादी की थी ड्रैगन किंग की बेटी से, इसीलिए उन्हें कंबुजा डाउरी में मिला था और फिर वहीं पर इंडियन कल्चर स्प्रेड हुआ था। 15th, हु बिल्ड द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। राजराजा चोला, द बिग टेम्पल जिसे बोलते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल, राजराजा चोला ने बनाया था। कब बनाया था? ईयर कौन बोलेगा इसका? ईयर है 1010, काफ़ी इजी ईयर है इसीलिए मुझे याद है। 1010 CE या फिर AD, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे, अंडर द राष्ट्रकूट्स हु असिस्टेड द प्रोविजनल गवर्नर्स। प्रोविजनल गवर्नर्स को असिस्ट करते थे राष्ट्रमहतरा या राष्ट्रमहतर, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स थे उन्हें कौन असिस्ट करते थे? डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को असिस्ट करते थे विषय महतर। विषय महतर। ये किसको असिस्ट करते थे? डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स। इस एग्जाम में ये पूछा है, अगले एग्जाम में शायद ये पूछ ले। पढ़ने में क्या जा रहा है, हम तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं वैसे भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देख लो 16th का PDF मैं अपलोड कर दूंगी ग्रुप में। टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरा, आप उसको ज्वाइन कर लो। मैं हर PDF उसमें ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये बचे हुए PDFs भी मैं उसी में अपलोड करूँगी, तो आप आराम से जाकर वहाँ पर चेक कर लो। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बिंदास उसके नीचे कमेंट कर दो, मैं वहीं पर डाउट भी क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो के दौरान भी कोई डाउट आता है तो आप इस पर भी कमेंट कर सकते हो, फील फ्री। मैं भी आप जैसी हूँ और आप में से भी हूँ, तो आप एकदम बिंदास होकर मुझसे बात कर सकते हैं। 17th, हु रोड द चिका देवराया वंशावली। चिका देवराया वंशावली, ये एक तरह से ना ये एंसेस्ट्री के बारे में जो था बुक, उसके लिए रिलेटेड है। और ये तिरुमल राया ने लिखा हुआ है, तिरुमल राया ने लिखा हुआ है। और चिक्का देवराया कौन थे? ये वोडियार किंग थे। वोडियार डायनेस्टी जो थी ना मद्रास में, मैसूर में अभी भी है उनके कुछ है फैमिली, अभी ट्रेडिशन चलता है उनका, तो वही वोडियार किंग थे। और ये कन्नड़ में लिखी गई बुक है। ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं ना वोडियार्स। अब एक अच्छा पेन लेना पड़ेगा। 18th, कड़माई वॉज अ लैंड टैक्स। कड़माई वॉज अ लैंड टैक्स, ठीक है। और ये चोला पीरियड में प्रिवेलेंट था, जो पीजेंट्स पे करते थे किंग को या लैंड ओनर को चोला टाइम पर। जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कर लो भाई, आगे UGC के भी पेपर्स आने वाले हैं। आगे चोला हो गया, चोला के टाइम पर था लैंड टैक्स। ये टर्म याद रखो, कड़माई। टर्म्स याद रखो, लिख कर रखो, मैंने कितने बार बोला है लिख कर रखो। अगर नहीं लिखा है तो अभी पेपर फिर से रिवाइज कर लो वीडियोस और उसमें ढूंढ लो। 19th, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया। चिश्ती ऑर्डर किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये थे मुइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ पर शिजी लिखा है और बाकी तो कोई नहीं है इनके क्लोज। ये निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में थे प्रेवलेंट, बख्तियार काकी भी, बट उन्होंने पूछा इंट्रोड्यूस किसने किया था चिश्ती ऑर्डर, तो यहाँ पर चिश्ती आना चाहिए था अगर हमको आंसर, अदरवाइज क्वेश्चन ड्रॉप, क्योंकि वो एक ही था जो सबसे पास में है। ये भी उसी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं बट इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है। और अजमेर राजस्थान में आए थे ये 12th सेंचुरी में, मिड ऑफ 12th सेंचुरी। आगे बढ़ेंगे। इन द 14th सेंचुरी इलायस शाह इमर्ज एज अ किंग ऑफ द रीजनल किंगडम ऑफ बंगाल। ये शमशुद्दीन इलायस शाह थे जिन्होंने इलायस शाही डायनेस्टी स्टार्ट की थी बंगाल में, और ये डायनेस्टी अप्रोक्सीमेटली 145 ईयर्स तक रूल करी थी। मेडिवल में था ये, हाँ ये भी याद रखना। अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट नेम है। अदब उल हर्ब बा शुजत वॉज रिटन बाय 21। ये बुक है, ये किसने लिखी थी? फ़खर मुदब्बिर ने ये बुक लिखी थी। हाँ, ऐसा उनका बहुत बड़ा नाम है कुछ तो, बट वो मुझे क्लियरली प्रोनाउंसिएट नहीं करते आएगा, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। और ये था मिरर फॉर प्रिंस, इसमें करेक्ट यूजेज ऑफ वॉर एंड ब्रेवरी इसके ऊपर दिया गया था बुक है ये, मतलब पर्शियन बुक था कि किंग को कैसा रहना चाहिए, प्रिंस जो अपकमिंग किंग है उन्हें क्या करना चाहिए, कब वॉर करना चाहिए, कब उनकी ब्रेवरी शो करनी चाहिए, उसके बारे में।
22. In which of the following places was the Portuguese viceroyalty first centered in AD 1505? ये है कोचिन। कोचिन में उनका सबसे पहला वाइसरॉयल्टी आया था और फिर 1510 में गोवा मिला था उन्हें, मतलब छीना था उन्होंने, मिला तो नहीं था। हाँ, और ये अल्मेडा थे कोचिन के टाइम पे भी 1505 में। अल्मेडा विसरॉय, फर्स्ट विसरॉय, ये पोर्चुगीज विसरॉय, याद रखना। उनके बाद में अल्बर्स क्यों आए थे। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी डिफिकल्ट है। 23. वर्षासन वॉज गिवन बाय मराठा रूलर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ विच सर्विस। काफ़ी टाइम लगा था मुझे इसके लिए भी। ये रिलीजियस सर्विसेज के लिए है। ऑप्शन ए रिलीजियस सर्विसेज, चैरिटी वगैरह जो रहते थे, देवस्थान हमको और को देते थे और काफ़ी ज़्यादा पैसे देते थे। एक तरह से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था और अच्छे से रेगुलेट करते थे टेम्पल्स वगैरह। 24. वेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया लोकेटेड। ये है पुलिकट, हाँ, ग्लेडरिया पोर्ट, मैं नाम लिख देती हूँ। सिक्सटीन 13 में गैलिड्रिया पोर्ट 1613। और जो हमारे डैनिश थे उनका क्या था, कमेंट्स में बताना। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पोर्ट क्या था, वो मतलब उन्होंने हेडक्वार्टर्स कहाँ स्टार्ट किया था उनका। 25. इन हुज राइन वॉज आसाम एनेक्स टू मुगल एम्पायर। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, इसी से रिलेटेड, आसाम से रिलेटेड। औरंगजेब के टाइम पर मीर जुमला ने एनेक्स किया था और औरंगजेब के टाइम पर बीजापुर गोलकोंडा भी अंडर आ चुके थे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एम्पायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। 26. इन मेडिवल महाराष्ट्र पैसालू, ये देखो और एक टर्म, पैसालू वॉज एन इम्पोर्ट ड्यूटी। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है इम्पोर्ट ड्यूटी है, बट एक तरह से आप समझ लो, क्योंकि वहाँ पर ना क्लियर ऐसा नहीं दिया था कुछ, बस इम्पोर्ट ड्यूटी या इम्पोर्ट वर्ड कुछ दिया हुआ था, तो इसी पर से मैंने आंसर निकाला है। 26 का है बी, ठीक है। 27. कस्टम लेविड ऑन आर्टिकल्स ब्रॉट इनटू अ टाउन और विलेज फॉर सेल वॉज नोन एज। अभी इन्होंने क्या पूछा है, कस्टम्स लेविड ऑन आर्टिकल्स ब्रॉट इनटू अ टाउन और विलेज। अभी क्या था ना, थल भरित ना लोडिंग की जगह पर टैक्स लगाया जाता था, प्लेस ऑफ लोडिंग, और जो प्लेस ऑफ सेल है वहाँ पर तल मोड़ लगाया जाता है। तो अभी मुझे जो सबसे अप्रोप्रिएट लगा वो तो पी है, तल मोड़, क्योंकि ये जहाँ पर सेल करते हैं वहाँ पर लगाया जाता है, और जो थल भरित है ये लोडिंग, जहाँ लोडिंग करते हैं प्लेस ऑफ लोडिंग वहाँ पर थल भरित लगाया जाता है। तो अभी आप देख लो आपको भी क्या अप्रोप्रिएट लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख लो। आगे बढ़ेंगे। हाँ, इन मराठा हिस्टोग्राफी द एज ऑफ बखर्स बिगेन विथ। ये क्वेश्चन मतलब बखर्स लिखना तो 14th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, बट वो ज़्यादा प्रिविलेंट हुआ था शिवाजी महाराज के टाइम पर। एंड यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एज ऑफ बखर्स बिगन विथ, तो ये है हमारे विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, जिन्होंने कौन सी बखर लिखी थी, हम उसका नाम लिखेंगे महित कवतीची बखर। ये उन्होंने लिखी थी 19th सेंचुरी में, इसीलिए उनको थोड़ा सा बोलते हैं कि उनसे स्टार्ट हुई थी। और वासुदेव वामन खरे ने भी बुक लिखी है, और दत्तात्रेय बलवंत परसनीस ने भी बुक ही लिखी है, और जो काशीनाथ नारायण साने उन्होंने भी बखर लिखी है, उन्होंने बखर लिखी है, और वो भी 19th सेंचुरी के अराउंड ही लिखी है, मतलब 1800 में। आपको भी कन्फ्यूज़ होता है क्या 18 से उसको 19th सेंचुरी बोलते हैं? तो ये मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। देखो, जिसमें ना अगर देखो 19th सेंचुरी बोला है, सपोज बोला है 19th सेंचुरी, तो ये कब स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी प्रॉब्लम आ गया था, सॉरी, 19th सेंचुरी बोला है, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी 1801 से लेकर 1900, एंड में जो आएगा ना ये 1900, इसके लिए इसका नाम आता है 19th सेंचुरी। मैं तो ये लॉजिक यूज़ करती हूँ। हाँ, इसके लिए टेक्निकल टर्म है कि सेंचुरीज पहले चलती है, क्योंकि हमारा जो एडी था वो फर्स्ट एडी जो था वो सेंचुरी पहले आती है, मतलब जो एडी में ऐसा नंबर आता था ना 0 से लेकर जो 199 था, ये हमारी फर्स्ट सेंचुरी थी। और फिर सेकेंड सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था, सेकेंड में स्टार्ट हुआ था, तो वो सेकेंड वाली थी 100 से लेकर तो आगे 200 तक।
ये 100 तक थी और ये 101 से लेकर 200 तक थी, सेकेंड सेंचुरी। इसीलिए ये वाला टर्म यूज़ होता है, एक आगे चलती है सेंचुरी, जो ईयर चल रहा है उससे। ठीक है, समझा अभी आपको? अगर ये सेंचुरी वगैरह में बहुत सारी जगह पर सेंचुरी यूज़ होती है, तो देखो 1900 माने कि 19 सेंचुरी, तो 1801 से लेकर जो हो गई वो 1900। ऐसे ही हमारी 20th सेंचुरी काफ़ी चलती है, अभी 21st सेंचुरी है, तो हमारी 20th सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1901 से लेकर तो 2000 तक थी 20th सेंचुरी। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखो, कुछ हार्ड नहीं है। आगे हम देखेंगे 29। हु इंटरप्रेटेड द मराठा बलूटा सिस्टम एज डेमी अर्चिक मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मराठा बलूटा सिस्टम, अलुतेदार ये जो सब थे, तो उनको डेमी आर्चिक मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसने बोला था? मैक्स वेबर ने बोला था। ठीक है, 29 का ऑप्शन है बी। अभी हम अलुतेदार ये सब नहीं बोलने वाले, डिस्कस करने वाले, क्योंकि अभी हम एकदम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। यस, और ये बेसिक्स तो आपको पता ही होगा अभी। वेयर वॉज पिट्रा ड्यूरा फर्स्ट यूज्ड? इट वॉज यूज्ड इन द टर्म ऑफ इत्मदुदौला इन द टर्म ऑफ इत्मदुदौला। ओके, ये एक तरह का सरफेस ऑर्नामेंटेशन है। कमेंट्स में बताओ इत्मदुल्ला का टर्म का है। मैंने ये भी शायद डिस्कस किया है पहले के वीडियोस में, या फिर आपको पता होगा तो आप भी बता सकते हो कमेंट्स में। और कमेंट्स करते रहो ताकि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और ध्यान दें वीडियोस में। 31। द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। अभी तो ये तो पक्का रट लिया होगा अभी तक तो। कंट्रोल ऑफ प्रिंसली स्टेट 1798। आगे 32। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर विद विच आइडियोलॉजी इज द प्रिंसिपल एसोसिएटेड? यूटिलिटेरियनिज्म। यस, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। आजकल नहीं बोलते, हम सोचते नहीं हैं, बट मेरी भी इच्छा यही है कि बहुत सारे लोगों का मेरे इस वीडियो वाले सीरीज से काफ़ी भला हो। 33। हु अमंग द फॉलोइंग इम्पार्टेड एजुकेशन टू इनकलकेट इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ इन कॉलोनियल इंडिया? अभी ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट मुझे इसका सही आंसर लगता है कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हो सकता है। आंसर मिला नहीं मुझे, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा लगा कि इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ इन कॉलोनियल इंडिया कौन इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे, तो वो है क्रिश्चियन मिशनरीज और एल्स मदरसा हो सकता है। पंतोजी स्कूल्स भी थे, जैसे कि एक पंतोजी स्कूल में हमारे ज्योतिबा फुले ने भी एजुकेशन लिया था, तो वो भी प्रेवलेंट थे उस टाइम पर। तो इसका आंसर मिला नहीं मुझे, अगर आपको पता होगा तो आप बता दो। 34। केशव चंद्र सेन, दादोबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का अगर पता होगा तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज स्टार्ट किया था। देखो 4 का ई कहाँ पर है? ऑप्शन डी में, एक ही जगह पर। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। हम केशव चंद्र सेन का भी देखेंगे जिन्होंने ब्राह्मण समाज स्टार्ट किया था। और दादोबा पांडुरंग ने परमहंस सभा, दादोबा पांडुरंग ने प्रार्थना समाज, हाँ, आत्माराम पांडुरंग ने परमहंस सभा स्टार्ट किया था। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखो। आत्माराम पांडुरंग ने परमहंस सभा स्टार्ट की थी और दादोबा पांडुरंग ने प्रार्थना समाज स्टार्ट किया था। 35. द फॉरवर्ड पॉलिसी वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी पर्टेनिंग टू अफगानिस्तान। फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? लाइटन ने, उनके अंडर आई थी ये पॉलिसी। और ये क्यों आई थी? तब अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट उनको बनाना था, इसीलिए उन्होंने ये पॉलिसी लाई थी। एक तरह से था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी फॉर सिक्योरिंग कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज, या तो बाय इन्वेजन या एनेक्सेशन, या फिर उनको एक बफर स्टेट बना दो। 36. हु ट्रांसलेटेड नील दर्पण इन इंग्लिश? इट इज़ ऑप्शन डी, माइकल मधुसूदन दत्त। और नील दर्पण किसका है? दीनबंधु मित्रा की बुक है, बंगाली, काफ़ी फेमस। ये ड्रामा भी है और बुक भी है। 37. हाउ डिड दादाभाई नौरोजी कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ ड्रेन? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था पहले भी, और तभी मुझे इसका आंसर नहीं मिला था और आज भी इसका आंसर नहीं मिला है। तो मैं इसका आंसर यही पकड़ूंगी, एज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड। एक्सपोर्ट मतलब पैसे इंडिया से बहुत ज़्यादा बाहर जाते थे इंग्लैंड में, और उनका कुछ हिसाब वगैरह नहीं था। सारी जो सर्विसेज थे, फिर सैलरीज वगैरह सब कुछ इंडिया से ही जाती थी, तो उसका हो सकता है। 38. What was the demand of Mill Hands Association under the leadership of नारायण मेघाजी लोखंडे? NM लोखंडे के बारे में पहले भी एक वीडियो में हमने बात की थी,
तो उनकी मील हंट्स एसोसिएशन में था वीकली हॉलीडे जो कि संडे को मिलना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने उसके अलावा और भी सारी चीज़ें की थी, जैसे कि आफ्टरनून रिसेस आधे घंटे की तो भी रहनी चाहिए, फिर सैलरीज 15 तक हो जानी चाहिए, हर मंथ के 15 तक सैलरीज हो जानी चाहिए, और जो मील्स में काम करना है वो सनराइज से सनसेट तक ही, मतलब ही 6:30 तक, सुबह 6:30 से शाम में 6:30 तक। उस टाइम पर रहता था इतना काम, अभी तो ये भी नहीं होता है, कुछ कुछ जगह पर है प्रिविलेंट, बट बहुत सारे मील्स में अभी नहीं रहता इतना वर्किंग लोड। आगे बढ़ेंगे हम। महात्मा गांधी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका वॉज अगेंस्ट द कंपल्शन ऑफ registration certificates and fingerprints residing in particular area, house registration, restricted trade। इसका आंसर ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। एक तरह से वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था और उसी की वजह से गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह भी किया था। उस सत्याग्रह का नाम क्या था, कमेंट्स में बताओ। 40 व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ द मोपल्ला राइजिंग इन 1921। मोपल्ला राइजिंग एक तरह के जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था 1919 वाला, तो उसी के बीच में हुआ था। और ये क्यों हुआ था, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड एक्सकैशन, मतलब कि जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे वो जो मुस्लिम पीजेंट्स थे, जो मोपल्ला पीजेंट्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उन्हें हाई रेंट पे करने लगा रहे थे, उन्हें बहुत टॉर्चर कर रहे थे एक तरह से, इसीलिए उन्होंने फिर वहाँ पर रेबेल किया था। 41 हु रोट द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये लिखा था भगवती चरण वोहरा ने। ये एक तरह का मैनिफेस्टो था जो डिफेंड करता था इस मेथड को, नॉन वायलेंट मेथड को, सॉरी वायलेंट मेथड को, और ये बोलते थे कि ये मेथड भी उतना ही ज़रूरी है जितना गांधी जी का नॉन वायलेंट मूवमेंट है, और लोगों को बोलते थे यंगस्टर्स को टू ज्वाइन द हसरा। 42 स्वामी शाहजानंद सरस्वती इनका पूरा नाम है, वॉज द लीडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। कब स्टार्ट हुई थी, 1936 में, अगेंस्ट द जमींदारी सिस्टम। रिपीटेड क्वेश्चन, बोला था ना काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 43 हु अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट जॉइंट कांग्रेस वेंट टू जेल एंड एक्सेप्टेड हार्डशिप्स। जमनालाल बजाज और जीडी बिरला और बालचंद हीराचंद भी कांग्रेस में, तो मतलब उन्होंने आउटसाइडर बोलकर काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है कांग्रेस में, वो उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, एज एन आउटसाइडर उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था। और जमनालाल बजाज तो फाउंडर है बजाज ग्रुप के, ये एक तरह से 5th सन माने जाते थे गांधी जी के। इन्होंने वर्धा में आश्रम भी स्टार्ट किया है। यस 44 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन एट अहमदनगर फोर्ट। और ये किसने लिखी थी, ये जवाहरलाल नेहरू ने। 1942 से 1945 वो जब जेल में थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, तब उन्होंने ये बुक लिखी थी। गोवा वॉज लिबरेटेड ऑन 19 दिसंबर 1961। ऑप्शन डी 19 दिसंबर 1961। 46 हु बिलीव दैट द टास्क ऑफ हिस्टोरियन इज सिंपल टू शो हाउ इट रियली वॉज। ये लियोपोल्ड रैंके ने बोला था कि हिस्टोरियंस का टास्क बहुत ईजी है, जो हुआ वो बताना रहता है सिर्फ। उसको बताने में भी तो कितना ही रिसर्च वगैरह करना पड़ता है। 47 हु डिफाइंड हिस्ट्री एज क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ चेंजेस इन मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, बट इसका आंसर है डी कोशंबी, यानी कि दामोदर धर्मानंद कोशंबी। ये सारे हिस्टोरियंस है वैसे हैं, धर्मानंद कोशंबी, मीरा कोशंबी, RS शर्मा, ये सब हिस्टोरियंस है, पर इसका आंसर है डी कोशंबी। इनका कोशंबी इफेक्ट काफ़ी फेमस है। 48 व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ द सबअल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ सबअल्टर्न माने कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं, मतलब पिछड़े जाति के भी बोल सकते हैं, और वो ऐसे लोग जिनके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा बोला गया नहीं है, जैसे फीमेल्स के बारे में या फिर पीजेंट्स वगैरह, उनके बारे में जो एकदम कम बोला गया है, तो उनके बारे में था। और ये था टू स्टडी सबअल्टर्न कॉन्शियसनेस। 48 का आंसर ए। 49 अपार्थाइड वॉज प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, अपार्थाइड वॉज प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका। 50 हुज नेम हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ न्यू डील पॉलिसी। ये एक तरह से फाइनेंशियल मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि हमारे US के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, 1933 से 38 में प्रेसिडेंट थे USA के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये पॉलिसी लाई थी। इसी के साथ हमारी टोटल इसी के साथ
अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना एंड उन्हें भी बोलना सब्सक्राइब करने का। आप भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे कमेंट्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स चाहिए। एकदम जमकर पढ़ाई करो ताकि इस बार तो पक्का सेट निकल ही जाए और आपका करियर भी सेट हो जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।